मुझे सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है, लेकिन शक यहाँ है कि कोरोना के दौरान या तो सरकार बहुत ही चिंतित है किसानों के लिए, ऐसी अर्जेंसी क्या आन पड़ी कि हम अभी पूरी तरह से समझे भी नहीं हैं और देश तैयार भी नहीं है कि बिल किस तरह का है। लिखा भी है, विधेयक का नाम ही है सरलीकरण, सशक्तिकरण। ये शब्द का जो इस्तेमाल किया है, व्यापार और वाणिज्य, इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आज तक लोग समझते थे जो व्यापारी वर्ग हैं। तो क्या जमाखोरी नहीं बढ़ेगी, यह सरकार ही बताएगी। लेकिन अगर जमाखोरी इन चीज़ों की बढ़ती है तो यह कानून में कहीं ना कहीं एक खामी उजागर करेगा और छोटे किसानों के लिए इसमें किसी तरह का रोल नहीं है। जमाखोरी की संभावना इसमें बनती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए लोकसभा में 3 बिलों को पास कराया है। इन बिलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये तीनों बिल क्या हैं और इनमें क्या क्या प्रावधान है। पंकज जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, भारत सरकार ने ये जो 3 बिल जो निकाले हैं कृषि क्षेत्र के लिए, उस पर क्या है ये बिल? देखिए जितेंद्र जी, ऐसा है, जो अधिनियम कृषक और किसानों से संबंधित मामलों पे लाए गए हैं, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि यह 3 बिल जो हैं वो किस तरह के हैं। पहला बिल जो है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ठीक है, पहले हम इस पे जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द इन्होंने जोड़ा है, उपज व्यापार और वाणिज्य। तो उपज से संबंधित जितने भी व्यापार और वाणिज्य, जब तक कोई भी प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन के बाद मार्केट में उतरने के पहले एक प्रक्रिया से गुजरती है, इसमें एक प्रोसेसिंग भी होता है, इसमें तमाम तरह के, तो व्यापार शब्द और वाणिज्य शब्द जो जोड़ा गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा। इस पे मैं कुछ पॉइंट रखूंगा, लेकिन इसके बाद आपको दूसरे बिल की हम बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी विवेचना करते हैं। दूसरा बिल है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण विधेयक 2020, जिसमें कि हम कृषि सेवा पर करार, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के रूप में जाने वाले हैं, जो हमारे बायर और सेलर के बीच का रिलेशन होगा, उसकी नियमावली बनी हुई है। ठीक है। तीसरा है बिल रिलेटेड टू एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित है कि इसमें हम इनको बाहर किए हैं, तो क्यों किए हैं, और वो अधिनियम जो है उसमें किसानों को एसेंशियल कमोडिटी में कोई फ़ायदा है या नहीं है, उस पर बात करते हैं। सवाल उठता यह है कि यह बिल जब ये अध्यादेश को संसद से पार करा करके एक कानून बनाने के रास्ते पर हम हैं, मुझे सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है, लेकिन शक यहाँ है कि कोरोना के दौरान या तो सरकार बहुत ही चिंतित है किसानों के लिए कि जून में इन्होंने अध्यादेश लाया, और अध्यादेश ला करके चूँकि एसेंशियल कमोडिटीज़ हों या व्यापार से संबंधित हों, ऐसे मामले अर्जेंट मैटर पे क्यों उठाए गए। हो सकता है किसान आत्महत्या का मामला बड़ा उठा था, किसान की बदहाली पे बहुत बातें हो रही थी, उसको लेकर के उसके बाद ऑर्डिनेंस ला करके और लोकसभा में पारित करा रहे हैं और विवेचना इस पे नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि ऐसी अर्जेंसी क्या आन पड़ी कि हम अभी पूरी तरह से समझे भी नहीं हैं और देश तैयार भी नहीं है कि बिल किस तरह का है। जैसे जीएसटी का मामला ले लीजिए, जीएसटी लाइए, अभी तक खुद ही जीएसटी में ही छोटे जो व्यापारी थे वो कई उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए, धीरे धीरे इन्होंने उसमें संशोधन किया और चलता रहा और आज तक वो क्लियर नहीं हो पाया। तो जब तक विवेचना पूरी ना हो जाए, जैसे जीएसटी में हुई थी, चर्चा हुई थी, बहुत सारी चर्चाओं के बाद उसको लाया गया कि अभी तक इसमें नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ हैं, सरकार की मंशा पर शंका है कि यह हो सकता है कि बहुत सही भी हो, और ज़रूरी भी है कि किसानों की दुर्दशा देखते हुए हम ऐसा कोई कानून लाएं जिससे उनको व्यापार में एक वृद्धि मिले और वो भी सशक्त हों। और कई जगह इन्होंने लिखा भी है, विधेयक का नाम ही है सरलीकरण, सशक्तिकरण। ये शब्द का जो इस्तेमाल किया है, व्यापार
और वाणिज्य, इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आज तक लोग समझते थे जो व्यापारी वर्ग हैं। अब इन शब्दों को समझने के लिए किसानों को भी तैयार होना पड़ेगा और किसान इससे बखूबी रूबरू होंगे तब उनको समझ में आएगी। तो रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, अब हम मुझसे आप जब प्रश्न करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इम्प्लीमेंटेशन में कितना हम सक्सेसफुल होते हैं, कार्यान्वयन की दिशा में हम कितना आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के चर्चा हम करेंगे। अच्छा, ये जो कृषि उपज को आवश्यक अधिनियम कानून से हटा दिया गया है, इसके विषय में क्या कहें? देखिए, कृषि उपज को नहीं हटाया गया है, इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आदमी को जीने खाने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे दलहन, तिलहन और आलू और प्याज। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में था, ताकि जैसे प्याज की अभी प्राइस काफ़ी हाई गई थी, तो हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हम यह करते हैं कि सरकार कंट्रोल होता है और फिर हम प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने आउटलेट के थ्रू जनता को उचित दरों पे मुहैया कराते हैं। जमाखोरी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हालांकि इस अधिनियम को अगर विवेचना होगी, इस अधिनियम से इन चीज़ों को अगर हटाया गया है तो क्या जमाखोरी नहीं बढ़ेगी, यह सरकार ही बताएगी। लेकिन अगर जमाखोरी इन चीज़ों की बढ़ती है तो यह कानून में कहीं ना कहीं एक खामी उजागर करेगा और यह आने वाले समय में, चूँकि यह व्यापार से संबंधित मामला है और इसमें हम कह रहे हैं कि छोटे किसानों को इससे बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 70% किसान जो हैं वो छोटे हैं, मंझोले हैं, और जो बड़े किसान हैं जो खुद ही मजबूत हैं उनके पास ही बड़े व्यापारी जाएंगे। आप देखिए आज के डेट में अभी इसमें क्या क्या है, कुछ ही हम शब्द यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इसमें होना तो समय नहीं है। तो इसमें अब जैसे पैन कार्ड मैंडेटरी किया है कि वही पैन कार्ड बनाएगा किसान, वही लाइसेंस धारकों से एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा, जिस पे अपने प्रोडक्ट का वो किसी भी सेलर के साथ अपना टाई अप कर सकता है। अब ये नहीं है कि हर स्टेट में एपीएमसी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉरपोरेशन होती है, वो मंडी के रेट भी तय होती थी और मंडियों में उनका वर्चस्व चलता था। तो उसको इन्होंने प्लेटफॉर्म को ब्रॉड कर दिया और होना भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है आज के डेट में। अब जैसे देख लीजिए हर्बल भी बहुत सारे किसान पैदा करते हैं। अब कैश क्रॉप की बात जो होती है, जैसे अभी देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और अदर स्टेट में वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ कैश क्रॉप ज़्यादा होता है और उसके किसान वहाँ मजबूत रहते हैं। हमारे यहाँ जो बिहार, यूपी, इन जगहों पे देख लीजिए प्लेन एरिया में जो है, यहाँ पे क्या है कि दलहन, तिलहन और आलू, प्याज, यही सब का ज़्यादा है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में था। तो इधर के किसान तो गरीब रहते ही हमेशा। दूसरी बात है कि अभी सरकार ने संज्ञान में लिया है कई राज्यों में, जैसे झारखंड में, कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्लाइमेट तो ऐसी है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पे पीछे हैं, नहीं तो हम कैश क्रॉप का उपजाऊ कर सकते हैं। जैसे झारखंड में भी कुछ जगहों पे सरकार ने ब्रोकली जो है जनरली प्रोडक्शन में नहीं था बिहार झारखंड में, तो उसके लिए इस तरह के और भी प्रोडक्ट हैं जिसको लाने का प्रयास किया गया है। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह के कानून की विवेचना पूरी होनी चाहिए, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति न बने और विपक्ष जो हल्ला करता है वो राजनीतिक उद्देश्य से ना करे। कभी कभी ऐसा नहीं है, सरकारें जब कानून बनाती हैं तो सरकार में कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अदर दल हो, कभी भी पार्लियामेंट में सांसदों के द्वारा कानून बनाया जाता है और जो सांसद बहुमत से सरकार होती है उसके सांसद भी इतने पढ़े लिखे और अपनी समस्याओं से अवगत होते हैं कि वो वोटिंग ऐसे नहीं करते हैं। कभी भी कानून बनेगा देश हित में बनेगा। कानून के कार्यान्वयन में मुश्किल होती है, कानून को तोड़ मड़ोड़ करके बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं लोग, यह गलत होता है। हालांकि इसमें किसानों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाने का प्रयास किया गया है, इसलिए कानून बहुत हद तक सही है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कितना हम सक्सेस हो पाएंगे, और छोटे किसानों के लिए इसमें किसी तरह का रोल नहीं है, जमाखोरी की संभावना इसमें बनती है। अच्छा, भ्रांति की बात करें तो एक बात फैली हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बड़ी कंपनियों के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो व्यापार करने ही आई थी, और आज भी हमने FDI वगैरह वगैरह के तरह। अब देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं। अब देखिए कि बहुत कम लोगों को पता होगा, या जो लोग कहते हैं आपकी रसोई में चीज़ें पहुँचती हैं, अब चावल है, दाल है, सरसों का तेल है, ये सब अब फॉर्च्यून नाम से जैसे अडानी ने ले आया। कुछ प्रोडक्ट आप सुनते होंगे, प्रोडक्ट का नाम होता है बेसिकली
फॉर्च्यून ला दिया, ये सब ला दिया। कंपनियां, होल्डिंग कंपनी कोई और होती हैं, प्रोडक्ट का नाम होता है जिससे लोग जानते हैं। पहले देखिएगा कि पहले ज़माने में किसी को वॉशिंग पाउडर चाहिए था तो सर्फ बोलता था, तेल चाहिए था तो धारा ही बोलता था। तो एक प्रोडक्ट का नाम इस्टाब्लिश होता है। सवाल उठता ये है कि मार्केटिंग में और प्रोडक्ट अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन जो पैसे वाले हैं यही कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया पब्लिसिटी के खर्चे और तमाम तरह के खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे, बहुत सारे ऐड होते हैं। किसानों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसान से जो करार करेंगे, अब वो किस हद तक जाएंगे, किसान की क्या उस समय मजबूरी होगी, ये करार कर लेंगे, किसान को फ़ायदा भी हो सकता है और उनके चालबाज उससे नुकसान भी हो सकता है। तो सवाल उठता ये है कि हम कहीं भी ऐसा ये कमिटमेंट नहीं कर सकते कि अभी जब तक ये लागू नहीं होगा, कानून लागू होता है तभी कुछ हो पाता है। तो हम तब तक वो कमिटमेंट नहीं कर सकते कि ये सबके फ़ायदे के लिए, जब तक ये इम्प्लीमेंट में आएगा नहीं। और अभी तो विवेचना बची हुई है, इसलिए समय है, अभी ऐसा नहीं है। और हो सकता है बंधुआ मजदूर तो हम नहीं कहेंगे, हो सकता है किसान को फ़ायदा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, बात की जाए तो इसमें यह भी चर्चा चल रही है कि एपीएमसी मार्केट, ये जो मंडियां हैं वो बंद, ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ब्रॉड सेंस में जाना है, हम अदर लाइसेंस धारकों से, कानून में एक प्रावधान ये भी है कि आप दूसरे स्टेट के लाइसेंस धारक जो हैं उनसे भी अपना करार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्टेट सीमित रहें। तो ये तो प्लेटफॉर्म जब बड़ा किया जाएगा तो ऑब्वियस है मंडी की व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, हमेशा से हम विकास की ओर जब बढ़ते हैं, हम विकासशील कंट्री हैं, जब विकास की ओर बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। और अब हम जब आपको बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी पे टिकी हुई है। अब हम, ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन का दिक्कत है, मोबाइल हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी के लिए तमाम संसाधन हैं, ऐसे टेक्निकल प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा अगर होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा वो। तो आज मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, अभी तक मैं झारखंड से सीमित था, तो अब झारखंड से उठ करके मैं महाराष्ट्र में सेल कर लूँगा, मेरी करार वहाँ से हो सकती है, ऑनलाइन चीज़ें होती है, पेमेंट भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर अगर जाएंगे आप तो वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें विरोध की बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि किसानों की आय अगर हम बढ़ाते हैं तो आम आदमी पे महंगाई का असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, आम आदमी पे महंगाई का, किसानों की आय बढ़ाएंगे तो पेइंग कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी। आम आदमी में किसान भी तो है और किसान ही का परिवार भी तो है। जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारे देश की है तो ऑब्वियस है कि किसान का अगर हम वो बढ़ाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं से पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हम और चीज़ों को अचीव करेंगे। और जब हमारे देश में मार्केट में पैसा फ्लोट करेगा तो डेफिनेटली आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो उससे आम जनता को बहुत का फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। महंगाई कितनी जाएगी? महंगाई अगर हम मान लीजिए आज मेरा 10,000 खर्च है और खाने वाली चीज़ों में या किसान वाली चीज़ों में 10,000 की जगह हमारा अगर 10,500 लग गया, ऐसा तो नहीं कि एक आदमी पे लोड जा रहा है कि ऐसा है। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजनेस अगर कुछ है वो तो फूड सेक्टर का है, तमाम तरह का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आपको बढ़ाना पड़ेगा और सरकार को इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि किसान को घर से निकले, अपना फसल उपजाने के बाद उसको वहीं पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिल जाए। तो जो प्रोडक्ट आज अडानी अंबानी जैसे कंपनियां कर रही हैं, सहारा और कौन कौन सी कंपनियों का बहुत सारा आता रहता है, गोदरेज आ गया है, टाटा आ गया है, सब बड़े बड़े बिग प्लेयर आ गए हैं। तो हो सकता है कि छोटे मंझोले किसान अगर वहीं उनको फूड प्रोसेसिंग, मेगा फूड पार्क वैसी स्कीम चल रही है, अगर वहीं मिल गया तो वहीं ले जा करके लोकल मार्केट को जनरेट कर देंगे। वो ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल कि जयप्रकाश जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर आप इन बिलों को किस तरीके से देखें? देखिए, मेरा तो सलाह सिर्फ ये है, जयप्रकाश जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते मैं सलाह यह दूंगा कि जो हमारे पास जनसंख्या में छोटे और मंझोले किसान जो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अपनी भौगोलिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, अपने परिवार के स्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं, इस बिल में उनके सुरक्षा और संरक्षा के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ भी जो बिग किसान होंगे, बड़े किसान होंगे, वही प्लेयर होंगे मेन, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनके साथ और समस्याएं हैं। अब छोटे किसान पैन कार्ड बनवा लेंगे, ईयरली रिटर्न फाइल करेंगे, एक सीए को जोड़ेंगे, पढ़े लिखे थोड़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को समाहित करने की ज़रूरत है। अगर परिचर्चा सदन में होगी, दोनों राज्यसभा लोकसभा में इस पर होगी, तो कुछ संशोधन हो सकती है, सरकार करे। अभी आने दीजिए इसको, फिर देखते हैं क्या होता है।